नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हम सहायक पाचक अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने एक जो पाचक अंग है लाल ग्रंथि सहायक पाचक अंग उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो ये जो सहायक पाचक अंग है ये पाचन में सहायता करते हैं अपनी विभिन्न जैसे श्रावणों के आधार पे और उनको पाचन के अंदर जो है वो सहायता करते हैं। अब लाल ग्रंथि वाला अगला जो सहायक पाचक अंग है वो है ये लीवर। ये जो लीवर है कहाँ स्थित होता है? ठीक है, लीवर स्थित होता है उदर गुहा में दाहिनी ओर। जो ओमेजम एबोमेजम है उनके साइड में उदर गुहा में दाहिनी ओर जो है वो स्थित होता है। ये जो 8 से लेके 11 पसली तक यहाँ पे इसकी स्थिति जो है वो होती है। उदर गुहा में दाहिनी और दाहिनी ओर भी कहा नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर, नीचे तथा आगे की ओर। ये इस प्रकार की संरचना होती है और इसके दो लोब होते हैं। ये आगे का जो लोब है ये कहलाता है कॉर्डेट लोब और जो पीछे वाला जो लोब है वो कहलाता है पेपिलरी लोब। अब इसकी दो सतहें होंगी। ठीक है, दो सतह कौन सी होती है? बाहर की तरफ यानी पैराइटल सरफेस कहलाती है, पैराइटल पैराइटल सरफेस। और जो अंदर की ओर होगी उसको हम बोलते हैं विसरल सरफेस, उसको हम कहते हैं विसरल सरफेस। ये बाहर की दिशा की तरफ होगी। ठीक है, पेरिटोनियम की ओर होती है ये और ये डायफ्राम के साथ में ये लगी हुई रहती है बाहर की तरफ और पसलियों के साथ में लगी हुई रहती है। और आंतरिक जो सतह होती है वो विसरल सरफेस होती है जो ओमेजम से एबोमेजम का कुछ पार्ट है ये इससे कवर रहता है और विसरल सरफेस पर इस सरफेस पर के जो है इंप्रेशन पाए जाते हैं। इंप्रेशन यानी उनके दबाव की वजह से इसके ऊपर ऐसे जो ओमेजम एबोमेजम के जो दबाव की वजह से यहाँ पे इंप्रेशंस जो है इसके ऊपर दबे हुए क्षेत्र जो है वो ठीक बन जाते हैं, वो विसरल सरफेस पर दिखाई देते हैं। तो ये दो सतह होती हैं, 4 इसके बॉर्डर होते हैं। ऊपर वाला होगा डोर्सल बॉर्डर, वेंट्रल बॉर्डर, बाहर की तरफ राइट साइड में बाहर की तरफ जो होगा उसको हम बोल देंगे लेटरल बॉर्डर और जो लेफ्ट साइड का अंदर की तरफ होगा उसको बोल देंगे हम मीडियन बॉर्डर। ये 4 इसके बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, विसरल सरफेस के ऊपर एक पोर्टल फिशर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विसरल सरफेस पे पोर्टल फिशर, पोर्टल फिशर। ठीक है, ये मान लो विसरल सरफेस अगर अपन लिखें वहां पे ये पोर्टल फिशर पाया जाता है जिसमें से जो बाइल डक्ट है वो बाहर निकलती है। इसी से ही इस पोर्टल फिशर में क्या क्या संरचनाएं होती हैं? बाइल डक्ट, इसके अलावा जो हिपेटिक आर्टरी है वो भी इसी के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करती है। इसके अलावा हिपेटिक वेन और एक जो होती है पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन क्या होती है? ये आंत वगैरह से वहां से ब्लड को इकट्ठा करके कहां ले जाती है? ब्लड में ले जाती है। ठीक है, आंतरिक यदि हम चर्चा करें तो इस प्रकार से इसमें जो कोशिकाओं की इस प्रकार से लड़ियां के समान संरचना होती है, कोशिकाएं हैं इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहती है।
इन कोशिकाओं के बिल्कुल पैरेलल ही नलिकाएं होती हैं, जो कि ये कोशिकाएं जो हिपेटोसाइट्स कोशिकाएं ये पित्रस का निर्माण करेंगी और इन नलिकाओं के माध्यम से यहाँ पे ये जो बीच में है ये ट्रायड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायड। इस ट्रायड के अंदर क्या है, पित्त नलिका, इसके अलावा पोर्टल वेन और इसके अलावा हिपेटिक जो वेन है ये इसके अंदर स्थित होती हैं। तो ये ट्रायड कहलाता है। ये इस ट्रायड के अंदर बाइल डक्ट होती है और ये जो बाइल है वो यहाँ से होता हुआ और इस दिशा में यहाँ पे बाइल डक्ट के द्वारा जो है वो कलेक्ट कर दिया जाता है और ये बाइल डक्ट जो है वो बाहर पित्रस का जो सिस्टिक डक्ट से मिलके बाहर ये खुलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संरचनाएं होती हैं। इनके बीच बीच के स्थानों में जो साइनोसॉइड्स पाए जाते हैं जिनमें रक्त का प्रवाह रहता है। कुछ यहाँ पे एक और कोशिकाएं और पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स, ये कुफर सेल्स क्या हैं, ये पक्षकाणु कोशिकाएं हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया में सहायक होती है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी विसरण, डिटॉक्सिफिकेशन विसरण की क्रिया में सहायक होती है। डिटॉक्सिफिकेशन विसरण की क्रिया में ये सहायक होती हैं और इनके द्वारा जब कोई भी आहार के अंदर कोई भी विषैले तत्व जो शोषित कर लिए जाते हैं और वो रक्त के द्वारा कि पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं, यकृत के अंदर, और यकृत में इन विषाक्त तत्वों को न्यूट्रलाइज किया जाता है, इनका विसरण किया जाता है, एक प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो किया जाता है और वो डिटॉक्सिफिकेशन किनके द्वारा किया जाता है, कुफर सेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये अभी यकृत में विभिन्न जो संरचनाएं हैं उनके बारे में हमने देखा। इसके बाद में अगला एक संरचना और आती है जो इसके साथ में रहता है, वो है पित्ताशय। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। ये यकृत के पास में स्थित होता है और कॉनिकल शेप संरचनाएं हैं। कॉनिकल शेप ये संरचना होती है। इसमें पित्त का सांद्रण होता है, एक प्रकार से कहते हैं, उसका संग्रहण इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी भित्ति में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो म्यूकोइड सिक्रेशन जो है वो करती रहती है। ठीक है, ये जो पित्ताशय की नलिका बाइल डक्ट के साथ में मिलके, पित्ताशय की नलिका जो है, पित्ताशय की जो नलिका होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। इसकी नलिका को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। और यकृत की जो नलिका है बाइल डक्ट, ये दोनों आपस में मिलके और कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती हैं और ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे खुलती है, ग्रहणी के अंदर जाके ये खुलती है, ड्यूडेनम में जाके ये खुलती है। तो ये इसका एक प्रकार से संग्रहण और सांद्रण का ये कार्य जो पित्ताशय करता है और ये कॉन्सेप्ट एक थैलेनुमा संरचना है, कॉन्सेप्ट जिसके अंदर पित्त जो है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है, और इसकी जो नलिका है वो क्या कहलाती है, सिस्टिक डक्ट कहलाती है। जो बाइल डक्ट, यकृत की जो नलिका है, यकृत की नलिका जो है उस नलिका बाइल डक्ट के साथ में मिलकर ये कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करता है और ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे जाके खुलती है, ग्रहणी में अंदर, ड्यूडेनम के अंदर जाके खुलती है। ठीक है, तो ये एक सहायक पाचक अंग हो गया आपका, और जो यकृत जिसको हम कहते हैं यकृत, लीवर
और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पित्रस का निर्माण करता है। और ये पित्रस जो है वो वसा के इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है। वसा का इमल्सिफिकेशन होगा तभी वसा का पाचन सही हो पाता है। ठीक है, तो वसा के इमल्सिफिकेशन में ये जो है वो सहायक है। ठीक है, इसके बाद में अगली एक संरचना हम जो सहायक पाचक अंग है वो है अग्नाशय। अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, यानी ये बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। इसका बहिःस्रावी भाग एंजाइम्स का, पाचक एंजाइम्स का निर्माण करता है। और अंतःस्रावी भी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न हार्मोन, अंतःस्रावी जो इसका भाग है वो हार्मोन्स का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो अग्नाशय जो है ये कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड, संयुक्त कुपिकीय जो है ये ग्रंथि होती है। यानी इसमें क्या है, इसकी सबसे छोटी जो संरचना होगी वो एल्वियोलाई होगी। क्या होगी, एल्वियोलाई। और इन एल्वियोलाई से जो नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं निकल कर और ये अग्नाशयी नलिका है उसमें जाके खुलती है। ये जो है एल्वियोलाई है, ये पाचक एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं उन पाचक एंजाइम का निर्माण करती है। इसका जो बहिःस्रावी भाग है वो पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। और ये पाचन में सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं उनका इसके द्वारा निर्माण होगा और वो पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, ये जो नलिका है वो कंपाउंड एल्वियोलर, एल्वियोलर यानी कुपिकाएं सी होंगी और उन कुपिकाओं के की जो उपकला कोशिकाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के अग्नाशयी रस में पाचक एंजाइम होगा, साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उनका निर्माण करती है। ठीक है, ये इसके द्वारा मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट तथा विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम हैं उनका स्रावण जो है वो किया जाता है। ठीक है, और ये आंत ग्रहणी के अंदर छोड़े जाते हैं। इसकी जो नलिका है वो अग्नाशयी नलिका कहलाती है, पैनक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशयी नलिका। ये पैनक्रियाटिक डक्ट एक तो मुख्य पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। ठीक है, और एक जो होती है सहायक पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो इसकी होती है। ठीक है, असेसिटिव पैनक्रियाटिक डक्ट इसमें होती है मुख्य, और दूसरी होती है सहायक। ये मुख्य जो है वो बाइल डक्ट के पास में ही जाके वहां पे उसके साथ में जाके खुलती है। सहायक जो अग्नाशयी नलिका है ये उससे थोड़ा आगे खुलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अग्नाशय जो संरचना है वो मुख्यतः कॉमन कंपाउंड एल्वियोलर टाइप की ग्लैंड होती है। यानी इसमें क्या पाई जाएंगी, एल्वियोलाई पाई जाएंगी। और ये एल्वियोलाई नलिकाएं, इसका जो बहिःस्रावी भाग है उसमें एल्वियोलाइज पाई जाती हैं और वो नलिकाओं के द्वारा कहाँ आके जो रस है अग्नाशयी रस उसको इसमें अग्नाशयी नलिका के द्वारा कहाँ लाकर छोड़ती हैं, ये ग्रहणी के अंदर लाके छोड़ती हैं। ठीक है, ड्यूडिनम में लाके ये छोड़ती है। तो ये विभिन्न जो नलिकाएं हैं ये एल्वियोलाई से जुड़ी होती हैं। एल्वियोलाई में अग्नाशयी रस का सिक्रीशन होता रहता है और वो अग्नाशयी रस इन नलिकाओं के द्वारा और कहाँ छोड़ दिया जाएगा, छोटी आंत के ड्यूडिनम भाग के अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इनके बीच में इनके अंतःस्रावी, इसका जो अंतःस्रावी भाग है ये अंतःस्रावी भाग में पाया जाता है। और ये अंतःस्रावी भाग जो होती हैं इनके अंदर बीच में कुछ कोशिकाएं उनके समूह पाए जाते हैं जिन्हें हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस।
ठीक है। तो ये अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथि है ये। और इसका जो अंतःस्रावी भाग है ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं के रूप में होता है, जो कि विभिन्न जो हार्मोन्स हैं जैसे ग्लूकागॉन हो गया, आपका इंसुलिन हो गया, उनका स्राव करती है। और इसका जो बहिःस्रावी भाग होता है ये कंपाउंड एल्व्यूलर ग्लैंड के रूप में होती है, एल्व्यूलाइज पाई जाती है। डक्ट्स के माध्यम से अग्नाशयी रस जो है वो कहाँ भेजती है? अग्नाशय नलिका के द्वारा ग्रहणी में छोड़ते हैं। अग्नाशय रस के अंदर मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट और पाचक एंजाइम है जो कि उसकी पीएच को मेंटेन रखते हैं, आंत की पीएच को मेंटेन करते हैं। जो आमाशय से आया हुआ जो भाग है, अम्लीय जो पदार्थ है उनकी पीएच को बढ़ाती हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरा आपका ऑर्गन है जो क्या कहलाता है? पैनक्रियाज अग्नाशय कहलाता है। ठीक है। इसकी आकृति से संबंधित भी सामान्य कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। आकृति से संबंधित थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जैसे गोवंश में इनमें अपन देखें अग्नाशय जो है वो गोवंश वगैरह में इनमें क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार रस होता है, दीर्घवृत्ताकार आकार जो है अग्नाशय का दीर्घवृत्ताकार आकृति का होता है। ठीक है। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर के लगभग ये चौड़ाई इसकी होती है। घोड़े में ये त्रिकोणाकार होता है। घोड़े में कैसा होता है? त्रिकोणाकार होता है। और एक कुत्ते में आपको ध्यान रखना, कुत्ते में ये वी शेप होता है। अग्नाशय कैसा होता है? वी शेप, जैसे लंबाई के अंदर होगा इस प्रकार से वी शेप सा ये होता है। ठीक है। तो ये आकृति से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं, तो इनका भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। अग्नाशय की जो स्थिति है ये भी क्या होती है? दाहिनी ओर ही होती है। और ये यकृत से थोड़ा ऊपर स्थित होता है, दाहिनी ओर और ऊपर की ओर ये स्थित होता है अग्नाशय। तो ये हमने देखा कि इसकी स्थिति, इसका जो आकार है, इसका जो आंतरिक जो किस प्रकार की ग्लैंड है, क्या क्या इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं, अंतःस्रावी भाग किससे मिलकर बना होता है, बहिःस्रावी भाग किससे मिलकर बना होता है, इसकी होती के बारे में हमने देखा। ठीक है। तो ये दूसरा मुख्य सहायक पाचक अंग है जो कि विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम बनाता है जो आंत के अंदर छोड़े जाते हैं और वहां भोजन के पाचन में सहायक ये होते हैं। ठीक है। एक और ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन प्लीहा। ठीक है। यद्यपि ये पाचन में सहायक हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्या होता है? ये जो आरबीसी हैं उनकी जो एक प्रकार से इसको कब्रगाह कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वहां पे आरबीसी जो मैच्योर होगी, जो मृत आरबीसी होगी, उनको ये एक प्रकार से डाइजेस्ट करके और आयरन को वापस पुनः अपने इसमें सिस्टम में जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें लाने का प्रयास ये करता है। ठीक है। तो ये कहाँ स्थित होता है? ये उदर गुहा में बाईं ओर ये स्थित होता है और ये बिल्कुल बैंगनी रंग का सा होता है। रुमिनेंट्स
नेक्स्ट में आप देखते हैं बाईं ओर क्या होता है, सामान्यतः क्या होगा, रुमन होगा और उस रुमन के पास में ही ये स्थित होता है, ठीक है। और ये बैंगनी रंग का जो है वो होता है सामान्यतः, या हम कहें जो लाल और रेडिश थोड़ा सा इस प्रकार का बैंगनी रंग का होगा, लाल नीला होगा, ये बैंगनी रंग का ये सामान्यतः दिखाई देता है। और विभिन्न के अंदर इसकी जैसे आकृति है उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि डॉग के अंदर ये फाल्सिफॉर्म आकृति होता है, डॉग में इसकी आकृति जो होती है वो फाल्सिफॉर्म आकृति जो है वो फाल्सिफॉर्म आकार का ये होता है, ठीक है। और घोड़े के अंदर ये जो है ये एक बार हम कहे थोड़ा त्रिकोणाकार आकृति का सा होता है, ठीक है, त्रिकोणाकार आकृति का होता है। और उसमें सॉरी ये सिकल सेट होता है घोड़े के अंदर, सिकल सेट, हंसिया नुमा, त्रिकोणाकार तो पैंक्रियास है, घोड़े के अंदर प्लीहा जो कैसा होता है, सिकल सेट होता है, और डॉग के अंदर ये फाल्सिफॉर्म आकृति का होता है। तो इनकी आकृति से संबंधित सवाल जो वो आपको पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान में आपको रखना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको, घोड़े में सिकल सेट होता है और डॉग के अंदर ये फाल्सिफॉर्म आकृति का होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के सहायक पाचक अंग हैं जो कि पाचन में सहायता करते हैं। आहार नाल के मुख्य भाग नहीं होते ये, लेकिन इनके द्वारा कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे स्राव स्रावित किए जाते हैं जो भोजन के पाचन में किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सहायक पाचक अंग कहा जाता है, ठीक है। उसमें हमने देखा लाल ग्रंथियां होगी, यकृत आपका जो अग्नाशय हो गया, इसके अलावा मुख द्वार के जो ऑर्गन्स हैं वो भी पाचन में किसी न किसी रूप से सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के सहायक पाचक अंग हैं, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट जो है हम विभिन्न प्रकार के जो और जो तंत्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, जनन तंत्र आपका हो गया, ठीक है, आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया। ये विभिन्न पशुओं में किस किस प्रकार के ये तंत्र होते हैं, उनमें कौन कौन से अंग जो है वो सम्मिलित होते हैं और उन अंगों की क्या औतिकी होती है, इनके बारे में हम आज की क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पाचन तंत्र है वो मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है। उसमें आहार नाल और जो सहायक पाचक अंग है उनके बारे में हम देख चुके हैं, उनकी विभिन्न औतिकी और उनके जो अंग हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। और अब नेक्स्ट जो है वो तंत्र हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।